नमस्कार प्यारे भैया बहनों। पिछले कालांश में हमने विज्ञान के प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहले कालांश में हमने कृषि क्या है, फसल क्या है, मौसम और ऋतुओं के आधार पर फसल के क्या क्या प्रकार होते हैं, ऐसा विस्तार से हमने उसको समझा था। आज हम द्वितीय कालांश में पढ़ने वाले हैं कृषि कार्य करने से संबंधित कितने प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी करने से लेकर के और फसल को काटने से लेकर उसका भंडारण करने तक, यह संपूर्ण एक प्रोसेस है। पिछली बार मैंने आपको एक कार्य दिया था, मैंने आपसे कहा था कि आपको एक नज़दीकी अपने आस पड़ोस जो किसान भाई हमारे हैं उनसे जाके संपर्क करना है, आपको मिलना है और उनसे ये पूछना है कि खेती का कार्य कैसे होता है। तो आपने जो पूछा होगा, जो जानकारी ली होगी, उसी जानकारी से संबंधित आज हम विभिन्न प्रकार के इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, कृषि प्रणाली के अंतर्गत हम सब एक बार पुनः इस पाठ को देखें और सबसे पहले खेती को आरंभ करने के लिए प्रथम जो चरण है वह है मिट्टी की तैयारी। देखिए, मिट्टी में ही खेती हो सकती है, सीमेंट फर्श पे तो होगी नहीं। और मिट्टी भी कैसी होना चाहिए? जो उच्च गुणवत्ता वाली हो, जिसमें फसल का उत्पादन अलग अलग प्रकार से और अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। सभी प्रकार की मिट्टियां सभी प्रकार की फसल के लिए भी उपयुक्त नहीं होती हैं, इसमें भी विविधता होती है। विविधताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की फसलें जो है मिट्टियों में पैदा की जाती हैं। तो मिट्टी की तैयारी हमारा ये पहला विषय है। मिट्टी की तैयारी कैसे करें? तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए कुछ बिंदु जो है जिस पे हम चर्चा करते हैं, जैसे मिट्टी को उलटना पलटना। मिट्टी को उलटना पलटना। मिट्टी को उलटना पलटना या पोला करना। पोला करना। दूसरा जो बिंदु हम इसमें लेने वाले हैं मिट्टी की तैयारी से संबंधित, वह है मिट्टी में पोषक तत्वों का परीक्षण। मिट्टी में पोषक तत्वों का परीक्षण, ये इसका दूसरा बिंदु रहेगा। तीसरा जो बिंदु रहेगा वह रहेगा मिट्टी में जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। और चौथा बिंदु जो रहेगा वह रहेगा जुताई के पूर्व, जुताई पूर्व देशी खाद का प्रयोग। खाद का प्रयोग। हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मिट्टी को उलटना पलटना या पोला करना, इसकी हम चर्चा करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु हम सबसे पहले ले लेते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों का परीक्षण। देखिए, मिट्टी में यदि सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं तो हमारी फसल उत्पादन क्षमता अच्छी होगी। अब बात यह है कि ये हम परीक्षण कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि हमारी मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, यूरिया, सल्फेट, वह क्या मिट्टी में उसी रेशियो से हैं, उसी मात्रा में हैं? यदि हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हमें इसका पता लगाना चाहिए। अब हैं भी तो भी हमें पता नहीं कि उसमें है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, शासन के द्वारा प्रत्येक जिले में मिट्टी परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। कई योजनाओं के तहत तो गांव-गांव में जाकर के भी जो है मिट्टी परीक्षण केंद्र की जो वैन होती है, एक बस होती है, वो गांव में जाके पहुंचती है और मिट्टी का कुछ सैंपल लेकर के उसकी जांच करते हैं। अपन छतरपुर जिले में रहते हैं, छतरपुर जिले का जो मिट्टी परीक्षण केंद्र है वो नौगांव में है। तो नौगांव में मिट्टी परीक्षण केंद्र है, जहां पर आप यदि खेत की मिट्टी का कुछ भाग लेके जाएं और वहां पर रखें
तो वहां के जो मिट्टी परीक्षण केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं वह वैज्ञानिक आपको सटीक जानकारी देंगे कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। आपकी मिट्टी का प्रकार अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो आपको सुझाव भी देंगे कि इस बार आपको मिट्टी में अधिक से अधिक कौन से पोषक तत्व डालने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक कृषि का एक प्रथम चरण हो जाएगा। यह हमें समय रहते हुए करना भी चाहिए। तो मिट्टी का परीक्षण कराना और उसमें जो पोषक तत्व हैं जो हैं अधिक मात्रा में हैं तो उसको नियत मात्रा में लाना, और यदि कमी है तो उसकी पूर्ति करना, यह हमारा प्रथम कार्य है। फिर आता है मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना। देखिए, मिट्टी को उलटना पलटना, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्यारे भैया बहनों, इसके लिए होता है, आपने देखा होगा, जिसको अपन कहते हैं जुताई करना सामान्य अपनी भाषा में। तो जुताई का मतलब है क्या? जुताई का तात्पर्य है मिट्टी को क्या करना, उलटना पलटना पोला करना से। पुराने समय में किसान भाई जो है बैल की सहायता से, खेतों में हल की सहायता से जुताई का कार्य किया करते थे। उसके लिए बड़ा लंबा समय लगता था, प्रक्रिया सरल नहीं थी, लेकिन उस समय क्या है, साधनों का अभाव था। साधनों का अभाव होने के कारण जो है उस प्रकार से जो है जुताई की जाती थी। किंतु आज हम देखते हैं कि अपने चारों तरफ जो कुछ वैज्ञानिक ने हमारे लिए उपकरण दिए हैं, जिसमें ट्रैक्टर में लगने वाला जो कल्टीवेटर है, ठीक है, कल्टीवेटर, ये जो ऐसे साधन हैं, इनकी सहायता से जुताई का कार्य जो है बहुत शीघ्र हो जाता है। जहां दिनों का कार्य होता है वह दिनों का कार्य मिनटों में जाके समेट जाता है। तो ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की सहायता से आज जुताई का कार्य जो है होने लगा है और इसमें समय की बचत होती है। ठीक है, दूसरी बात आती है मिट्टी की तैयारी करने के लिए जल की उपलब्धता। देखिए, खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी। बिन पानी सब सून, ठीक है ना, यानी कि यदि जल नहीं है तो मिट्टी में कृषि करना भी असंभव है। तो उस क्षेत्र में जल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। जुताई के पूर्व देसी खाद का प्रयोग। देसी खाद क्या होता है, इसके संबंध में विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस पॉइंट पर। खाद और उर्वरक में देसी खाद का तात्पर्य गाय, पेड़ पौधों की पत्तियां और भी जो सब्जियों के छिलके हैं, जो कंपोस्ट खाद इससे बनता है, उस कंपोस्ट खाद को तैयार करके जुताई के पूर्व खेत में डाल देना। आपने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में कई सारे किसान जो है देसी खाद को पहले डाल देते हैं, फिर जुताई का काम करते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी में वह देसी खाद पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी की तैयारी करना ये हमारा प्रथम चरण है कृषि कार्य करने के लिए। चलिए चलते हैं। जब हम मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं, जुताई कर लेते हैं, तो उसके पश्चात दूसरा जो चरण आरंभ होता है वह होता है बुआई का। बुआई से तात्पर्य क्या है? बुआई से तात्पर्य होता है कि जो बीज होते हैं उन बीजों को खेत में रोपित करना या बीजों को खेत में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। बुआई में भी हमें एक बात ध्यान रखना है, बुआई के पूर्व बीज का जो चयन है, बीज चयन, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा अपने क्षेत्र विशेष में लोग जो है जो खेती में जो बीज निकलता है उसी को स्टॉक करके रखते चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, बीज की गुणवत्ता धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो बीज चयन का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमें उच्च क्वालिटी यानी उत्तम गुणवत्ता वाला जो बीज है उसी का प्रयोग करना चाहिए। आजकल तो देखिए बाजार में जो कृषि से संबंधित उपकरण और बीज वगैरह बेचते हैं, तो वहां जाकर के आप अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का बीज ला सकते हैं। इसमें बीज का परीक्षण भी होता है। तो बीज परीक्षण कैसे करें? बीज चयन के पूर्व बीज परीक्षण, इसलिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सरल प्रक्रिया है। एक कांच का ग्लास लें और उसमें पानी भर दें। ठीक है, पानी भरने के उपरांत आप काउंट कर लें कि लगभग मान लीजिए आपने 100 दाने लिए गेहूं के या सोयाबीन के किसी भी प्रकार के, और आपने इसके अंदर इसमें डाल दिए।
आप देखिए यदि 70 से 75% भाग यानी 70 से 75 बीज यदि पानी के अंदर डूब जाते हैं तो मानिए कि आपका बीज जो है यह कृषि के योग्य है। और यदि अधिक से अधिक बीज ऊपर तैरने लगते हैं तो हमें जानना है कि हमारा जो बीज है ये कृषि के लिए पर्याप्त नहीं है और उत्तम गुणवत्ता वाले बीज का चयन यहां पर आपको करना पड़ेगा। तो बुआई होती कैसे है? आप लोगों ने देखा है बुआई होते हुए कैसे होती है? कई बार तो आपने देखा होगा कि किसान ऐसे हाथ में लेकर के और ऐसे खेतों में छिटकता है, उसको हम कहते हैं छिटकवा विधि। तो बुआई की विधियां हैं, तो बुआई की विधियां कौन कौन सी हैं? बुआई की विधियां जिसमें पारंपरिक विधि है ये छिटकवा विधि। इस विधि में किसान क्या करता है, हाथ के द्वारा जो है बीज को खेत में छिटकता चला जाता है। पारंपरिक विधि है, कई जगह यह प्रचलित विधि है। और दूसरी जो विधि है वैज्ञानिक विधि है जो होती है सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल ये क्या होता है कि यंत्र होता है, इसमें क्या होता है बीज को भर दिया जाता है और जब बीज को भरते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद जो है इसमें ऑटोमेटिक तरीके से बीज जो है खेत के अंदर रोपित होता चला जाता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल के द्वारा भी जो है क्या करते हैं, बुआई का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कृषि कार्य में धान, तो धान क्या होता है, धान को ना तो आप छिटकवा विधि से ना सीड ड्रिल, तो इसके लिए होती है रोपण विधि। नर्सरी से पौधे वगैरह ला करके और क्या किया जाता है, इसको खेतों में प्लांट करते चले जाते हैं। तो धान की इस प्रकार से बुआई होती है। तो 3 प्रकार की बुआई की विधियां हैं, तो आप ये जान गए होंगे बुआई के बारे में। चलिए चलते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। अब खेत में हमारी बुआई हो गई है, बुआई होने के उपरांत देखेंगे कि कुछ समय के उपरांत 7 से 8 दिन 9 दिन के उपरांत क्या होगा, बीजों का अंकुरण होना आरंभ हो गया होगा। बीज अंकुरित होगा और छोटा छोटा पौधा उसमें से निकलना आरंभ हो गया है। अब देखते हैं आगे कि जब हमारे छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं तब इसमें क्या बिंदु पर लेंगे। तो चलिए चलते हैं खाद और उर्वरक के बारे में देखते हैं, जानते हैं खाद और उर्वरक हैं क्या। तो देखिए खाद या उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक तत्व बनाकर रखते हैं। खाद या उर्वरक कहलाते हैं, खाद या उर्वरक कहलाते हैं। अब इसमें 2 प्रकार की बात आ गई कि आखिरकार ये खाद और उर्वरक का प्रयोग क्यों। देखिए मिट्टी में पोषक तत्व की कमी ना हो इसलिए हम खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि खाद और उर्वरक से मिट्टी में जो पोषक तत्व हो पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो उस पौधे के वृद्धि होने में, पौधे के विकास के क्रम में भी पौधे को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। अब यहां पर 2 प्रकार की चीजें हैं, खाद अलग है और उर्वरक अलग है। तो इन दोनों को थोड़ा सा जान लें कि खाद है क्या और उर्वरक क्या है। देखिए मैं चर्चा कर रहा था अभी पूर्व में कि खाद क्या होता है, जैसे जानवर हैं उनका अवशिष्ट है, पेड़ पौधे जो हैं उनकी सूखी हुई पत्तियां हैं, घरों से जो भोजनशाला से निकलने वाले सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, इन सबको किसी एक स्थान पर एक लंबे समय के लिए अपन डालते जाएं तो धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत यह सड़ता है। तो सड़ने के उपरांत यह जो है खाद का निर्माण होता है। इसको अपन बोलते हैं देसी खाद। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं और यह जो है इसका उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग करते हैं जुताई के पहले। ध्यान रखना, पहले नहीं, अब जब तो पौधा हमारा आ गया तब नहीं करेंगे, जुताई के पहले। लेकिन जो उर्वरक होते हैं यह अलग चीज है।
उर्वरक क्या होते हैं? तो जो उर्वरक होते हैं इनको जो है विशेष प्रकार के रसायनों के द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाता है। प्रयोगशालाओं में यह तैयार होते हैं, जैसे पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब उर्वरक होते हैं। यूरिया है, डीएपी है, आप सब देखते हैं ये सब चीजें। तो ये सब जो है कहां? प्रयोगशालाओं में इनका प्रयोग किया जाता है और इनसे भी जो है क्या मिलते हैं? पौधों को पोषक तत्व प्रदान होते हैं। अब यहां एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, खाद और उर्वरक ये क्या दोनों ही हमारे लिए फायदेमंद हैं? अब देखिए, आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि योग्य भूमि घट रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो उसमें हो क्या रहा है कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी और कृषि योग्य भूमि घटेगी तो हमें सीमित क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, अर्थात हमें उर्वरक की आवश्यकता तो है, क्योंकि उर्वरकों के डालने से कृषि का जो उपज की क्षमता है वो बढ़ जाया करती है, लेकिन नुकसान भी बहुत है। आज जो आप विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां वगैरह देख रहे हैं, ये सब हमारे विषाक्त भोजन के कारण है। और विषाक्त भोजन माने यही उर्वरक जो है, जो पौधों को हम देते हैं उनसे विषाक्त जो है जो अन्न उत्पन्न होता है। तो फिर क्या करें? खाद का प्रयोग करें, देसी खाद का प्रयोग करें, इससे उत्पादन क्षमता घटेगा। लेकिन यदि आप इसको लगातार प्रयोग करते चलें तो निश्चित रूप से आप मानिए कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल के उपरांत आप देखेंगे कि जो आपका उत्पादन की क्षमता है वह जो है उसी स्तर की आ जाएगी। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको अपने बड़ा मलहरा की। अपने बड़ा मलहरा में एक किसान है, जैन है एक, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो वो अपनी 5 एकड़ की भूमि में लगातार 5 वर्ष से देसी खाद का प्रयोग करके कृषि कार्य कर रहे हैं। उसका परिणाम ये आ रहा है कि देसी खाद का प्रयोग करने से जो बीज की गुणवत्ता है वो उत्तम क्वालिटी की आई है। और सामान्यतः जो गेहूं बाजार में 20 रुपए किलो बिकता है, वह व्यक्ति उसी गेहूं को 60 से 70 से 80 रुपए किलो तक सीधा महाराष्ट्र में बहुत अच्छे परिवारों को बेचता है। अब सोचिए, कहां 20 रुपए किलो और कहां 80 रुपए किलो, 4 गुना ज्यादा। यदि उपज भी कम होगी तो भी लाभ ज्यादा होगा। लाभ वही है, काम भी घट गया, उपज भी कम हुई, लेकिन बेनिफिट लाभ ज्यादा। ये सत्य घटना है, अपने नगर में ऐसा हो रहा है। और खाद से क्या है? इस खाद का प्रयोग करने से जो बीज उत्पन्न होगा वह विषाक्त नहीं है, वह आपके लिए शारीरिक रूप से लाभकारी है। इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में कृषि कार्य करने के लिए खाद का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आप अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले किसानों को बता सकते हैं। तो खाद और उर्वरक, कई बार इसमें एग्जाम में हमसे अंतर भी पूछ लिया जाता है कि खाद और उर्वरक में अंतर लिखे। तो पहला अंतर तो आप इसी के निर्माण की प्रक्रिया को लिख सकते हैं कि इसका जो निर्माण है खुले मैदान में गाय, पशु और सब्जियों के छिलके इत्यादि के द्वारा जो है इसको एक लंबे समय तक सड़ने के लिए रखा जाता है, तो खाद्य का निर्माण होता है। उर्वरक में आप लिख सकते हैं कि उर्वरक का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वह जो है रसायनों के द्वारा जो है लैबों में, विशेष प्रकार की लैब जो होती है जो इसके लिए बनाई जाती है, वहां इसका निर्माण होता है। फिर आप लिख सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है वह जो है जुताई के साथ होता है। वो इसका जो प्रयोग है वह बुआई के पश्चात, जब खेत में बुआई हो जाती है उसके पश्चात जो है इसका अपन उपयोग करते हैं। इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं खाद में, ये तो ध्यान रखना, पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उर्वरक में जो है पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लाभ बहुत ज्यादा खाद के हैं, इसलिए प्रयोग हमें अधिक से अधिक मात्रा में खाद का ही करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जल धारण क्षमता है मिट्टी की, लाभ जो है, देखिए लाभ बहुत हैं। जल धारण क्षमता बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, ये एक लाभ है। दूसरा इससे लाभ है, मिट्टी जो है भुरभुरी होती है, सरंध भुरभुरी हो जाती है। तीसरा इससे लाभ है, जीवाणुओं की संख्या नहीं बढ़ पाती, जीवाणुओं की
संख्या। जीवाणु ये वो जीवाणु हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाणुओं की संख्या नहीं बढ़ पाती है और मिट्टी का जो संगठन है पोषक तत्वों का वो सुधर जाता है। मिट्टी का संगठन सुधर जाता है। ये लाभ हैं। तो देखिए बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्यक्ष लाभ तो है ही हमें धन के रूप में, लेकिन ये भी जो लाभ हैं ये इसलिए हमें अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले चरण की ओर। अगला जो हमारा चरण आता है वो आता है सिंचाई का। देखिए जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो पौधों में भी तो जीवन है, और पौधों में जीवन है तो पौधों को भी जल की आवश्यकता है। अर्थात सिंचाई क्या है, तो अपन लिख सकते हैं कि पौधों को समय समय पर जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। संक्षिप्त में तो हम इसे कह सकते हैं कि पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब जो सिंचाई है, ठीक है ना, यह मौसम अनुसार भी अलग अलग होती है। आज मान लीजिए आप देख रहे हैं कि बरसात का समय चल रहा है, तो बरसात के समय जो खरीफ की फसल सोयाबीन वगैरह आप देख रहे होंगे, यह जो बोई गई है इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है, क्योंकि मौसम में क्या रहती है, नमी रहती है। लेकिन रबी की जो फसल होती है वो गर्मी में होती है, उस समय अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जल की आपूर्ति मौसम के अनुसार होती रहती है। ठीक है, फिर सिंचाई किस प्रकार से होती है? देखिए सामान्यतः तो आपने देखा होगा कि सिंचाई जो है छोटी छोटी नहरें बना करके खेतों में सीधे जो है पानी को भेज दिया जाता है। कई पुराने साधन हैं, रहट वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। रहट का एक वीडियो मैंने आपको पिछले कक्षाओं में आपको दिखाया था, किस तरह से जो है रहट जो होता है उसमें एक बैल होता है, वो ऐसे चारों तरफ घूमता है और एक चक्री के रूप में जो चैन होती है, जिसमें चैन में कई सारे जो है डिब्बे लगे होते हैं, वो धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं और जल को भर करके लाते हैं। तो रहट है, तो इसमें सिंचाई के कुछ साधन हैं। सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन में कुछ तो जो है जिसको अपन कह सकते हैं पारंपरिक साधन, पारंपरिक साधन, और कुछ आधुनिक हैं। पारंपरिक साधन में जैसे मैंने आपको अभी रहट के बारे में बताया, ऐसे होता है मोट, ढेकली, इसी में रहट, ये पुराने साधन हैं। इसी प्रकार से जो आधुनिक साधन हैं, आधुनिक साधन में आप देखते हैं एक तो जो मोटर पंप होता है, मोटर पंप के द्वारा सीधे जो है सिंचाई का कार्य होता है। स्प्रिंकलर होता है एक, स्प्रिंकलर, इससे भी जो है सिंचाई का कार्य होता है। एक ड्रिप प्रणाली भी होती है, ड्रिप प्रणाली। ये कुछ ऐसे आधुनिक संसाधन हैं। तो मोट, ढेकली, रहट ये पुराने साधन है, आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, आप सबको इनके चित्र सहित जानकारी मिलेगी। आधुनिक में मोटर पंप है। और स्प्रिंकलर क्या होती है? स्प्रिंकलर एक ऐसे साधन है जहां पे पाइप के माध्यम से कृषि का कार्य होता है, तो वहां इस प्रकार से जल छिटकता है जैसे फव्वारा जैसा होता है स्प्रिंग, तो चारों तरफ जो है पानी, जैसे बरसात का पानी आता है, लगभग इसी प्रकार से स्प्रिंकलर के द्वारा जो है पानी खेतों में गिरता है। ड्रिप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली एक ऐसी पद्धति जहां बूंद बूंद करके पानी खेतों में जाता है। इसमें होता क्या है कि जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऐसे पहाड़ी नुमा आकार है, और वहां पर यदि हमें खेती का कार्य करना है तो पानी ऐसा तो जाएगा नहीं, बड़ा कठिन है। तो पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, पाइप में छोटे छोटे छिद्र रख दिए जाते हैं। इन छिद्रों का संबंध जो है सीधे पौधों की
जड़ों के पास होता है, यानी कि ये सीधे जड़ को पानी देते हैं, और जब जड़ को पानी देते हैं जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी जो है पौधों को मिलता रहता है। तो ऐसे अनेक साधन सिंचाई के भी हैं, जिसके कारण जो है सिंचाई का कार्य कृषि का पूर्ण होता है। चलिए, अब सिंचाई हो गई है तो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पौधे के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी उग करके आ जाएंगी, जिसे हम कहेंगे चारा वास्तव में जिसे कहेंगे खरपतवार। तो देखते हैं कि खरपतवार क्या है और इन खरपतवार को हटाना कितना जरूरी है, देखते हैं।